दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पहले ही बोल दे रहा हूँ, बाहर की आवाज़ में ध्यान मत देना, आज कुछ ज़्यादा ही हल्ला गुल्ला हो रहा है। और आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो कुमाऊँ की धरती की है, जहाँ कभी माँ गर्जिया देवी के आशीर्वाद के साथ लोग चैन की नींद सोया करते थे। मगर एक दिन वही धरती दो आदमखोर बाघों के आतंक से कांप उठी। टाइगर, नॉट लेपर्ड, टाइगर। दोस्तों घटनाक्रम बहुत ही रोमांचित है, इसलिए इसे पूरा मन से सुनिएगा, दिल से सुनिएगा, फील के साथ सुनिएगा। आप महसूस कीजिए कि आप भी उसी जगह पे मौजूद रहे हों। ठीक है। लेकिन घटना शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ अभिजीत दास गुप्ता जी, संजय पीटर जी और एक और मित्र जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया हुआ है। आप सभी का, आप लोग जो लगातार मुझे जो प्यार देते आ रहे हैं, सहयोग देते आ रहे हैं, आशीर्वाद देते आ रहे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार। मैं बस ऊपर बैठे उस सर्वशक्तिमान, वो नीली छतरी वाला जो पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है, उससे बस इतनी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप लोगों को स्वस्थ रखे, संपन्न रखे, खुशियों से भर दे। यही मेरी उससे प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपने आज के घटनाक्रम में, जिसका टाइटल है सूखा स्रोत चौपुला के आदमखोर बाघों का जोड़ा। स्रोत मतलब आप जानती होंगे, पानी का स्रोत। तो ये सूखा स्रोत था। ठीक है दोस्तों, रामनगर जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है ना, सुना तो यही, आप लोग जानते भी हैं, वो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। मतलब वो भी प्रवेश द्वार है, जैसे हल्द्वानी काठगोदाम है वैसे ये भी है। उधर गढ़वाल का कोट द्वार ऋषिकेश है। ये यहाँ से करीब 15 किलोमीटर आगे रानीखेत रोड पर कोसी नदी की दो धाराओं के बीच एक ऊंचा सा टीला है, जहाँ परम पूजनीय माँ गर्जिया देवी का मंदिर है। दोस्तों बरसात के दिनों पे इस नदी में खूब पानी आ जाता है, और जब ये नदी पूरी उफनती है तो ये मंदिर किसी तैरते हुए द्वीप जैसा लगने लगता है, जैसे कोई टापू है और चारों तरफ पानी ही पानी। और उसके बीच पत्थर का एक पवित्र टीला है जिस पर माँ गर्जिया देवी का मंदिर स्थापित है। माँ गर्जिया विराजमान है उस टीले के ऊपर। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी मौका लगे जरूर देखने जाइएगा। दोस्तों इस नदी के चारों ओर घने सागवान और साल के पेड़ जो है वो फैले हुए हैं, जहाँ मंद मंद हवा के झोंके और कोसी नदी की कलकल करती आवाज़ जैसे कोई गीत गुनगुना रही हो। लेकिन दोस्तों रात होते ही वहाँ का सारा क्षेत्र एक रहस्यमय और खौफनाक रूप धारण कर लेता है। यदि कहा जाए कि कोसी घाटी में रात का मतलब होता है खौफनाक सन्नाटा, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बहुत डेंजरस फॉरेस्ट। कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज़, कहीं शियारों की हू हू, और पेड़ों से टकराती ठंडी हवा के झोंके, जमीन पर पड़ती पेड़ों की परछाइयाँ जो किसी भूत प्रेत की तरह लगती हों। ये सब किसी पुराने किस्से की तरह ये रूह में उतर जाती हैं। किसी समय में उत्तराखंड का ये तराई और भावर का क्षेत्र जंगली जानवरों के शिकार के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता था। खूब शिकार होता था यहाँ, गेम। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र सुल्ताना डाकू, अरे नाम तो सुना होगा ना, उसके छुपने की जो अड्डा था वो भी यही हुआ करता था। मैंने ये सुल्ताना डाकू की स्टोरी सुनाई है, अगर आपका दिल करे तो मेरे आप सुन सकते हैं मेरे चैनल में। दोस्तों इसी घाटी के किनारे पर वन विभाग की एक पुरानी चौकी है जिसका नाम चौपुला चौकी है। क्या है? चौपुला चौकी। इस चौकी पर वन विभाग के जागरूक फॉरेस्ट गार्ड दिन रात धूप बारिश जाड़ा गर्मी की परवाह किए बगैर निगरानी में लगे रहते हैं। उस चौकी के पीछे कोसी नदी और सामने फैला हुआ बहुत ही रहस्यमय और खौफनाक घना जंगल है। बहुत भयानक जगह। ये वही इलाका है जहाँ कोसी नदी जो है ये अपना कौसानी के पहाड़ों से निकलकर मैदानों की ओर उतरती है। और उस उतार के बीच कई बार क्या होता है ना, मनुष्यों का और वन्य जीवों का अचानक से आमना सामना भी हो जाता है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कभी अचानक बाघ आ गया, लेपर्ड आ गया, भालू आ गया, कोई भी आ सकता है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। चौपुला से थोड़ी दूरी पर ओखल डुंडा नाम का गांव है। छोटा सा गांव है। यहाँ कच्चे घर, मिट्टी के आंगन और लोग
जो शाम के धुंधल के बीच अपने दिन भर का जो भी कार्यकलाप किया होता उसके बैठ के किस्से सुनते सुनाते वगैरह करते थे, मतलब अपना मस्त रहते थे, अपना हंसी खुशी से अपने जीवन यापन करते थे। उसी गांव में गोहन सिंह जी भी रहा करते थे। एक साहब थे गोविंद सिंह जी, वो भी रहा करते थे। गोहन सिंह जी बड़े खुश मिजाज और बड़े हंसमुख किस्म के इंसान थे। उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। वो एक सीधे साधे से दुकानदार थे और हर बुधवार और रविवार को अपने घोड़े लालू, घोड़े का नाम लालू था, उस पर सवार होकर रामनगर के बाजार में जाया करते थे, क्योंकि बाजार जो है रामनगर ही हुआ करता था। उनका घोड़ा लालू बड़ा समझदार घोड़ा था। अच्छा, उसके गले में हमेशा एक छोटी सी जो है घंटी बंधी रहती थी, जिसकी वो टन 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 करती आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी। एक दिन गोहन सिंह जी सुबह सुबह घर से निकले। उनके कंधे पर थैला और हाथ में बांस की एक लाठी थी, और घर से निकलते ही उन्होंने अपने घर वालों को, जो परिवार वाले थे, उनको बोला कि भाई वो रामनगर जा रहे हैं और वहाँ से उन्हें अपनी दुकान के लिए सामान वगैरह कुछ लेकर के आना है, जैसे चीनी, नमक और तेल वगैरह वगैरह जो होता है सामान दुकान का, वो सब लेके आना है। वो सारा सामान लेकर वो शाम तक लौट कर घर अपना वापस आ जाएंगे। ये मैसेज उन्होंने अपने घर वालों को दिया था। दोस्तों, लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग ही थी यार। पहाड़ की हवा पर थोड़ा भारीपन था, पत्ते बिना वजह हिल रहे थे और कोसी की धारा कुछ ज़्यादा ही शोर कर रही थी, जैसे किसी कोई भयानक अनहोनी होने की चेतावनी दे रही हो। अगर आप नेचर को पढ़ें तो ये महसूस हो रहा था कि कुछ दिन आज का कुछ भारी है। गोहन सिंह जी अपने घोड़े को उन्होंने धीरे से थपथपाया और बोले, चल भाई लालू, आज तो बहुत देर हो गई यार। बैठे घोड़ा चला और उसकी घंटी की टनकार जो है वो पूरी घाटी में गूंजने लगी। यार कितना शोर करते हैं यार ये बच्चे, बड़ा परेशान हूँ इनसे। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, लेकिन बच्चे हैं, क्या कर लूँगा उनका मैं। खैर, वो सूखा स्रोत के पास पहुँचे, जहाँ एक छोटा सा पानी का स्रोत जो है हमेशा बहता रहता था। तभी न जाने क्या हुआ कि घोड़ा अचानक से रुक गया और उसने अपने कान खड़े कर लिए, जैसे कुछ खतरा महसूस हो रहा हो और सुनने की कोशिश कर रहा हो। तभी वहीं पेड़ों के ऊपर बैठे जो लंगूर थे, उन्होंने भी जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो है ये एक जंगल का पुराना संकेत है, जिससे एक आमजन को पता चल जाता है कि भैया आसपास कोई खतरा मौजूद है। आमजन मतलब जो उस एरिया में जो जंगलों के आसपास के रहने वाले हैं या जो शिकारी होते हैं, उन लोग, इनसे पता चल जाता है उनको। नया आदमी जाएगा उससे समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराना को आ जाता है। गोविंद सिंह जी ने घोड़े की गर्दन सहलाई, बोले, ऐसे ऐसे करते ना यार, अरे डर मत लालू, चल चल बेटा, कुछ नहीं है उधर, चल चल। मगर दोस्तों, उस वक्त जंगल की हर आवाज़ तो मानो किसी आने वाली मुसीबत की आहट दे रही थी। तभी पास की झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई और कोसी नदी की जो कल 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 करके जो बहती हुई जो ठंडे पानी की जो धारा थी, वो भी जैसे एक पल को थम सी गई। गोहन सिंह जी को भी थोड़ा कुछ शायद महसूस हुआ कि यार कुछ तो है यार, कुछ तो है वहां पे, लेकिन जो दिख नहीं रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है। आता नहीं कि यार, आइडिया तो आ रहा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा होता है, वही पोजीशन हो रही थी। फिर भी उन्होंने अपने घोड़े को धीरे से आगे बढ़ाना शुरू किया। चलो जो होगा देखा जाएगा, चल भाई घोड़ लालू। अभी गोहन सिंह जी का घोड़ा लालू सूखा स्रोत के पास पहुंचा ही था कि वो अचानक फिर से रुक गया। उसने अपने दोनों कान आगे की ओर खड़े कर दिए, जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। होता है ना, जानवरों के अंदर एक सेंस काम करता है बहुत तेजी से। ऊपर पेड़ों में बैठे लंगूर, वो भी अचानक बहुत ज़्यादा से उछल कूद मचाने लगे और तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अपनी ये शिकारी भाषा में, जंगल की भाषा में अलर्ट कॉल बोलते हैं ना, फलाने जानवर की अलर्ट कॉल है, वहाँ से सुनाई पड़ी, वहाँ से सुनाई पड़ी। तो वही, ये एक्चुअली जंगल के अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनको सतर्क करने के लिए होती है कि भाई पास ही कहीं कोई शिकारी मौजूद है। अब यहाँ पे शिकारी का मतलब कोई वो हंटर नहीं, शिकारी का मतलब कोई कार्निवोरस है, बाघ या तेंदुआ, इस तरह का कोई जीव है, उसके लिए अलर्ट कॉल ये जीव करते हैं। गोहन सिंह जी ने चारों ओर अपनी नजर दौड़ाई, मगर उन्हें सब कुछ शांति लग रहा था। उन्होंने फिर से जो है अपने घोड़े की लालू की गर्दन थपथपाई और बोले, अरे चल 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 भाई लालू, चल चल, डर यार, डर मत,
वहाँ देर हो रही है, चल चल फटाफट चल, लौट के भी आना है। जो भी उससे बात बात करी। घोड़ा एक दो कदम ही आगे बढ़ा था कि पास की झाड़ियों में से फिर से सरसराहट की आवाज आई, जो पहले से तेज और थोड़ा और नजदीक से आई थी। साफ साफ पता चल रहा था जैसे कोई भारी भरकम जानवर उस पर दबे पांव आगे बढ़ रहा हो। गोहन सिंह जी की नजर उस दिशा में गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वहां एक भयानक दहाड़ गूंजी, जिससे वो पूरा क्षेत्र जैसे एक पल को बिल्कुल कपकपा गया, पूरा कांप के रह गया। और उसी के साथ झाड़ियों से उछलकर बाहर निकला एक विशाल, एक भारी भरकम भीम का है जिसको बोलते हैं बाघ। उसका शरीर पीले और काले धारीदार फर से जो है चमक रहा था। आंखों में लाली और शिकार की चमक के साथ भूख का जो डरावना तेज होता है वो भी उसके चेहरे में साफ साफ दिख रहा था। उसने एक ही छलांग में घोड़े के पिछले पैरों को अपने मतलब पंजों में उसको लपेट लिया था, पंजे गड़ा दिए उसके पाँव में। अब घोड़ा डर और दर्द के कारण जोर जोर से हिलने लगा। उसकी गर्दन में बजी जो घंटी थी वो भी टन 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 उतनी जोर जोर से बजने लगी। गोहन सिंह जी ये देखकर बुरी तरह से एकदम घबरा गए। यार नेचुरल सी बात है, घबरा जाएगा आदमी। आनंद फानन में उन्होंने घोड़े की लगाम ढीली करके उसको भागने के लिए बोलने लगे, चल भाग लालू, भाग भाग भाग, जल्दी भाग। कोशिश करने लगे भगाने की, लेकिन यार तब तक देर हो चुकी थी। बाघ ने अपने नुकीले कैनाइन दांत लालू के कंधे में गड़ा दिए और उसको सवार सहित जमीन पे गिरा दिया, गोहन सिंह जी समेत जमीन पे गिरा दिया। अब वो नीचे गिरे गोहन सिंह जी, तो उनके कंधे पर रखी हुई लाठी भी उनके हाथ से छूट गई। उन्होंने जल्दी से कोशिश करी कि वो उठ जाए, उठने की कोशिश करी कि वह उठे और कुछ करें, पर बाघ की दहाड़ ने तो जैसे चारों दिशाओं को सुन्न कर दिया था। वो सन्नाटा छा गया था। बाघ ने एक ही झटके में उनकी गर्दन दबोच ली और उन्हें घसीटता हुआ झाड़ियों की ओर लेकर चला गया। कुछ दूर तक तो पत्तियों की और टहनियों की आवाज़ सुनाई देती रही घसीटे जाने की। फिर वो आवाज़ भी ख़त्म हो गई। फिर अचानक से जैसे सब शांत हो गया, कुछ ही वहाँ कुछ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाघ सेकंडों में गौर सिंह जी को लेकर गायब हो गया था। दोस्तों, कोसी नदी में उस दिन एक बार फिर मानव और पशु के बीच की लकीर मिट गई थी। गौहर सिंह जी की दर्दनाक चीखों को सुनकर जैसे कोसी नदी की कलकल करती मीठी आवाज़ जो थी वो भी थम गई थी, हवा भी ठहर गई हो और पेड़ों की पत्तियां कांपना तक भूल गई। ये आलम हो गया था, इतनी दर्दनाक चीखें। उस घटना के कुछ देर बाद बाघ झाड़ियों से बाहर निकला, लेकिन तब वो अकेला नहीं था। उसके पीछे पीछे उसके साथ एक बाघिन भी बाहर निकली। दोनों ने गोहन सिंह जी की लाश को सूंघा, फिर कुछ देर वहीं पर बैठ गए और फिर कुछ देर के बाद धीरे धीरे वो जंगल के अंदर की तरफ चले गए। कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिवाय उस टूटी हुई घंटी की, वो जो हल्की हल्की धीमी टन 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 की जो आवाज़ थी, जो घोड़े के गले में बंधी हुई थी। अच्छा, उसका बच जाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो भी तुरंत जितना तेज भाग सकता था वहां से भागा। वो बहुत घबराया और हाँफता हुआ वो सीधे जो है चौपुला वन चौकी पर पहुंचा। सोचो कितना समझदार घोड़ा था। मतलब उस एक्सीडेंट जहाँ पे दुर्घटना हुई वहां से भागा भी तो कहाँ, वन चौकी में। वन चौकी में उस समय वनकर्मी नैन सिंह जी और गोविंद बल्लभ जी तैनात थे। उन्होंने देखा कि एक घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ चौकी की तरफ आ रहा है, जिसकी लगाम टूटी हुई है और शरीर जो है पसीने से बिल्कुल लथपथ है। उसकी आंखों में अजीब सा डर सा दिख रहा था। उसे देखकर नैन सिंह जी एकदम से चौंक गए और बोले, अरे यार, ये तो वो अपना औखल डूंडा वाले जो गोहन सिंह जी हैं उनका घोड़ा है। ये सुनकर गोविंद बल्लभ जी भी एकदम चौंक गए और दोनों ने भागकर घोड़े की जो टूटी हुई लगाम थी उसको पकड़ लिया, घोड़े को रोक लिया। घोड़ा हिनहिनाया जा रहा था, उसके पांव और पीठ से लगातार खून बह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहता है यार, वो कुछ बताना चाहता हो इन लोगों को, लेकिन भाषा नहीं थी उसके पास। वो इशारे कर रहा था, हिनहिना रहा था, इशारा कर रहा था गर्दन से उसे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे। इन्होंने उसे वहीं बांधा, पानी पिलाया, पर ये लोग बस इसी बात से परेशान हो रहे थे कि इसका मालिक गोहन सिंह जी कहाँ हैं। शाम होते होते पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गोहन सिंह जी नहीं लौटे। उनका घोड़ा घायल अवस्था में अकेला ही चौकी पर पहुंचा था
और उसके बड़ा खून वून निकल रहा था। ये सब खबर गांव तक पहुंच रही थी। ये खबर फैलते ही गांव के बुजुर्गों ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोले, यार मनीमन कि यार, अरे यार, कोसी घाटी का आतंक कहीं लौट के तो नहीं आ गया? क्या फिर कोई बाघ आदमखोर हो गया? अब ये सोचने भर से उनके दिलों की जो धड़कन थी वो बढ़ जा रही थी। किसी भाई साहब, कोई ना आदमखोर बाघ या तेंदुए के इलाके में रहना कितना भयानक और डरावना या कितना खौफजदा होता है, इस खौफ को वही महसूस कर सकता है जिसने कभी किसी वैसे इलाके में ज़िंदगी जियो, अपने कमरे में एसी रूम में चिड़ियाघर में बाघ को देख के नहीं, जो रहा हो ना। मैंने जिए भाई वो ज़िंदगी। मेरे गांव, मतलब जो मेरा ननिहाल वाला जो गांव है, जब हमारे क्षेत्र के जंगलों में एक तेंदुआ नरभक्षी हो गया था भाई, क्या हालत थी उस समय पूरे क्षेत्र की। वो डर, वो उस खौफ को मैं ना अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो रक्त पिपासु तेंदुए को भी अपने ठाकुर साहब, मतलब ठाकुर दत्त जोशी जी ने ही मारा था। मैंने वो घटनाक्रम भी सुनाया हुआ है, चैनल में है। उसका जो थंबनेल है उस पर आप देखिएगा, ठाकुर साहब, गुलदार और मौत का झपट्टा, इसी नाम से थंबनेल है। मौका लगे तो ज़रूर सुनिएगा। भाई साहब, सूरज डूबने के बाद ना, जब वॉशरूम, लघु शंका की ज़रूरत हो, तब भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये हालत होती है। खैर, वो जो होती है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लौटते हैं अपने कथाक्रम में। दोस्तों, उस रात चौपुरा वन चौकी पर किसी ने भी नींद नहीं ली। वन चौकी की बत्ती जल रही थी और घोड़ा तब भी वहीं बंधा खड़ा था। उसकी घड़ी की धीमी टन टन मानो जंगल की खामोशी को जैसे काट रही थी। उसकी आंखों में वो डर तब भी जिंदा था जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। धीरे धीरे रात कट गई और सुबह की पहली रोशनी पहाड़ियों पर पड़ी। लेकिन उस समय भी हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी थी। नैन सिंह जी और गोविंद बल्लभ जी ने चौकी प्रभारी राजेश सिंह तोमर जी को सारे घटनाक्रम का ब्यौरा वगैरह दे दिया था कि ऐसा ऐसा घट गया है गोहान सिंह जी के साथ। उनकी सारी बातें सुनकर तोमर साहब बोले थे कि भाई ये मामला तो बड़ा गंभीर है। फिर उन्होंने जल्दी से एक टीम बनाई और सुबह 8 बजे ये लोग घटना स्थल की ओर रवाना होने के लिए तैयार हो गए। टीम इनकी तैयार हो गई। तोमर साहब ने थान सिंह नाम के गेम गार्ड को भी बुलवा लिया था। उसके पास एक .315 बोर की राइफल थी। उनके हाथ में साथ में कुछ गांव वाले और ये अपना वन विभाग के दो और कर्मचारी और एक व्यक्ति जिसे रास्ता पता था, ये सब लोग मिलकर अब उस घटना स्थल की ओर निकल पड़े। उस टीम में कुल मिलाकर 20 लोग थे। 20 लोगों की टीम एक बाघ को ढूंढने के लिए जा रही थी। 2-3 लोगों के कंधों पर बंदूकें थी, कुछ के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ थी, लेकिन चेहरे पर वही खामोशी थी जो डर के साथ साथ आती है। रास्ता वही था, सूखा स्रोत जाने वाला। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और नीचे की तरफ से कोसी नदी की कलकल करती आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। और ऊपर से धूप की किरणें जो मुश्किल से पेड़ों के बीच उतर पा रही थी। दोस्तों, जंगल में हर आवाज़ एक अलग मायने रखती थी। उन आवाज़ों को समझते हुए ही इन लोगों को आगे बढ़ना था। कभी पेड़ों से कोई पत्ता भी गिरता था तो सब रुक जाते थे। किसी पक्षी की चीख गूंजती थी तो सबकी उंगलियां जो है ना अपनी राइफल की ट्रिगर पर चली जा रही थी। थान सिंह जी सबसे आगे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में राइफल थी। वो अचानक से रुक गए और इशारा किया उन्होंने, सावधान भैया, रुको, आगे कुछ दिख रहा है। उनकी बातें सुनकर सबके कदम धीमे हो गए। पास की झाड़ियों में हल्की सी हरकत थी और जमीन पर कुछ गहरे निशान बने हुए थे। थान सिंह जी झुककर वहां की मिट्टी को बहुत ध्यान से देखने लगे। फिर कुछ देर बाद बोले, ये यार, ये तो जो है ना, ये बाघ के पंजे हैं। मतलब ये जो निशान है, जो पगमार्क्स है, ये बाघ के हैं। फिर इन्होंने कुछ और देखा और बोले कि अरे, यहाँ पर तो और पगमार्क्स हैं जो किसी फीमेल के हैं, कोई मादा बाघिन के हैं। थान सिंह जी की बात को सुनकर सभी लोग जो थे अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया और उस सन्नाटे के बीच किसी ने कहा,
भाई इसका मतलब दो बाघ हैं। थान सिंह जी ने सिर हिलाया और बोले हाँ भाई, एक नर है और एक मादा, और वो दोनों साथ साथ ही हैं। तो साथ साथ ही रहते हैं, साथ साथ ही चलते हैं। थोड़ा आगे जाकर इन्हें ज़मीन पर खून के कुछ छींटे मिले। कुछ सूख गए थे और कुछ उस समय भी हल्के गाढ़े गीले से थे। वहीं से एक रास्ता झाड़ियों की तरफ मुड़ता था। तो सब लोग एक लाइन बना के, कतार बनाकर आगे को बढ़ने लगे। थोड़ा सा आगे जाकर सामने ही एक छोटा सा नाला था। नाले के पास ही सूखी पत्तियों के बीच इन लोगों को जो है ना, कुछ एक चमकती भी सी कोई चीज़ दिखाई दी। जब उसे गौर से देखा गया तो वो गोहन सिंह जी की लाठी थी। ये सभी लोग वहीं रुक गए और फिर थान सिंह जी बोले कि भाई ऐसा है, सब लोग सावधानी के साथ चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ना। यार हो सकता है यहीं कहीं उसकी उनकी थान वो उनकी बॉडी पड़ी हो, और ये भी हो सकता है कि यहीं कहीं आसपास बाघ भी बैठे हों। तो बहुत ध्यान से आगे को बढ़ना। अब ये सुनकर यार सभी लोगों की सांसें थमने से लगी। इन लोगों के हर कदम से पत्तियां चरमराने लगती थी। जो जमीन में पड़ी हुई पत्तियां थी वो चरमराने लगती थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ा आगे जाकर ये लोग एक ऊंची सी घास के मैदान जैसा था, वहां पे पहुंच गए। जब इन्होंने वहां की घास वगैरह हटाई तो वहां पर यार इन्हें गोहन सिंह जी का शरीर पड़ा हुआ दिखाई दिया। शरीर पर वही कपड़े और पैरों में जूते थे, और उनके पास ही घोड़े की जो टूटी हुई लगाम के साथ एक घंटी का वो भी पड़ी हुई थी। उनकी बॉडी को देखकर लोगों की आंखों से आंसू निकल आए, और कोई धीरे से बोला उसी भीड़ में, अब फिर से आतंक का खेल शुरू हो गया भाई, फिर शुरू हो गया। तान सिंह जी ने शरीर का ध्यान से निरीक्षण किया तो देखा कि गोहन सिंह जी की गर्दन और छाती पर गहरे दांतों के निशान थे, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि वो हमला बाघ नहीं किया है। इसके अलावा उनके शव के पिछले हिस्से पर अलग निशान बने हुए थे, जो थोड़ा हल्के थे, हल्के पंजों के लगे हुए निशान थे, जो एक बाघिन के थे। पहले एक बाघ और फिर एक बाघिन। सभी के चेहरे आश्चर्य से भर गए। गांव के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा तो क्या इसका मतलब अब इस क्षेत्र में दो आदमखोर बाघ सक्रिय हो गए क्या? तो थान सिंह जी ने जमीन में झुककर थोड़ा सा मिट्टी उठाई और कुछ जो उनको नॉलेज थी उसके हिसाब से उसका इंस्पेक्शन किया, और धीरे से कहा, भाइयों ये जंगल अब दो जोड़ी आंखों के कब्जे में है। मतलब एक जोड़ी बाघ अब यहाँ पे है। ये जंगल अब उनका एक क्षेत्र हो गया है। तब तक कुछ लोग शव को लपेटने के लिए कपड़ा ले आए थे। उस कपड़े में शव को सावधानी से लपेट कर रख दिया गया। फिर थान सिंह जी ने चौकी से एक आदमी को भेजा कि वो पटवारी और वन अधिकारी को इस खौफनाक घटना की खबर दे दे। भाई खबर भी देनी होती है ना पूरे ऊपर डिपार्टमेंट में। साथ ही एक दूसरे कर्मचारी को रामनगर का जो रेंज ऑफिस है वहाँ भेज दिया सूचना देने के लिए कि भाई वहाँ पर भी जाके सूचना दो और बताओ ऐसा ऐसा हो गया है, मैं दो बाघ यहाँ पे सक्रिय हो गए हैं। करीब 3 बजे के आसपास फॉरेस्ट ऑफिसर और जो पुलिस दल था वो भी मौके पे पहुंच गया। शव का निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट तैयार की गई, मतलब पंचनामा वगैरह सब हुआ। और फिर आधिकारिक तौर पर जो है उस इलाके को खतरनाक जोन घोषित कर दिया। मामला यार बहुत बहुत गंभीर हो चुका था। रामनगर वन विभाग ने तय कर लिया था कि बाघों की जोड़ी को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा भाई, अब कोई और चारा नहीं है। नहीं तो न जाने कितने निवासियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, कितने मवेशी मारे जाएंगे, और कितने गांव वगैरह में इसका आतंक फैलेगा, कहाँ कहाँ ये जाके अटैक करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ ठाकुर साहब की ज़िंदगी का कि उनकी ज़िंदगी में एक अध्याय और शुरू होने वाला था, क्योंकि उसी दिन इनके नाम पर आदेश जारी हो गया था कि उन दोनों आदमखोरों को ढूंढ कर मारने की जिम्मेदारी ठाकुर दत्त जोशी साहब को सौंपी जाती है। यह आदेश जारी हो गया था। आदेश प्राप्त होते ही ठाकुर साहब तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। फिर वहाँ पहुँचकर इन्होंने अपनी जो उचित कार्रवाई जो सब कुछ थी वो अपनी शुरू कर दी। अब जंगल का सन्नाटा टूट चुका था बॉस। अब वो जो है एक युद्ध भूमि बन गया था, एक वॉर जोन हो गया था। गोहन सिंह जी की मौत के बाद वो इलाका दहशत में था। दहशत में क्या था, भयानक दहशत में था। गांव के लोगों ने खेतों की तरफ जाना बंद कर दिया था। अरे भैया
छोड़ो खेत, जान है तो जहान है। रात को दरवाजे जल्दी बंद हो जाते थे और अच्छी तरह पैक हो जाते थे। औरतें बच्चों को बिल्कुल चुप रहने का इशारा करती थी, और बच्चों के तो बाहर निकलने में पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई थी कि निकलना ही नहीं है घर से बाहर, क्योंकि यार बाहर दो दो आदमखोर सक्रिय थे। उधर रामनगर के रेंज ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई। वन विभाग के अफसरों ने तय किया कि अब वहाँ किसी ना किसी को तो भैया भेजना ही होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस इलाके को जानता हो और बाघ की चालों को भी अच्छी तरह से समझता हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन है भाई डिपार्टमेंट में? तो फिर ठाकुर साहब का नाम आया, आदेश वगैरह दिया गया, ठाकुर साहब को बुलाया गया। इनको बताया गया कि जोशी जी, वो सिर्फ बाघ नहीं है बल्कि आदमखोर बाघों की जोड़ी है। उन बाघों की वजह से पूरे इलाके का जीवन रुक गया है। अब अफसरों की बातें सुनकर ठाकुर साहब ने बस एक ही बात कही, छोटी सी बात, ठीक है साहब, अब जब जंगल बुला ही रहा है तो जाना ही पड़ेगा। और अब उन आदमखोरों से तो मुलाकात होनी है, ठीक है। अगली सुबह ठाकुर साहब चौपुला चौकी पहुंच गए। इनके साथ ही इनके सहायक खुशहाल सिंह जी और हाँ खुशहाल सिंह जी थे। खुशहाल सिंह जी के अलावा दो लोग इनके साथ और थे जो स्थानीय गार्ड थे, नरेश जी और रामू जी, वो भी इनके साथ थे। चौकी पर उस वक्त अलाव जल रहा था, होता है ना लकड़ी का अलाव, वो जल रहा था और उसका धुआं हवा में तैर रहा था और सबके चेहरों पर डर की एक परत थी। यार मैनीटर का क्षेत्र है भाई। ठाकुर साहब को राजेश सिंह तोमर जी द्वारा घटना की पूरी विस्तार से जानकारी दी गई, पूरी तरह से समझाया बताया गया। एक बाघ और बाघिन शाम के समय सूखा स्रोत के पास देखे जा रहे हैं और वहीं से वो अपना शिकार घसीट कर ले जाते हैं। वहीं पर मतलब ज़्यादा अटैक करते हैं। ज़्यादातर किल जो है वो सूखा स्रोत के पास ही हो रहे हैं। ये सब डिटेल उन्होंने ठाकुर साहब को दी। ठाकुर साहब ने एक सिगरेट सुलगाई और धुएं का एक गुबार हवा में उड़ाया और बोले, तो फिर भैया वहीं जाकर ही सब चेक करना ठीक रहेगा, यहाँ पे आपके साथ बैठ के गपशप करना बेकार है, तो वहाँ जाना ही ठीक रहेगा। दोपहर तक काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी विचार करके ये सूखा स्रोत के पास एक इन लोगों ने एक पुराना एक जामुन का पेड़ था, उसको चुन लिया। मतलब वहाँ चले गए और उसके बाद अपना तहकीकात पे लग गए और उस पर एक मजबूत मचान बांधने लगे, जिसको ठाकुर साहब खुद बांध रहे थे। और इनके सहायक थे जो खुशहाल सिंह जी, वो नीचे से डायरेक्शन दे रहे थे कि अरे साहब उधर से रस्सी कस लीजिए, उधर ढीला हो रहा है, बांस थोड़ा दाईं ओर झुक रहा है, हाँ इधर ठीक है, हाँ हाँ, अरे उस तरफ से थोड़ा, हाँ ये हाँ हाँ बाबा यहाँ पे हाँ, होता है ना इस तरह से बताते हैं जैसे। तो नीचे से ऐसे कमांड दे रहे थे। ठाकुर साहब ने ऊपर से ही खुशहाल जी सिंह जी को बोला कि भाई मचान ऐसा होना चाहिए कि वो बाघ या बाघिन को पता ना चले कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, किसी की मौजूदगी वहाँ पे है, इस बात का पता उनको नहीं चलना चाहिए। मचान ऐसा होना चाहिए। शाम ढलते ढलते मचान तैयार हो गया। फिर एक भैंस को जो है बेट के रूप में उसके नीचे बांध दिया गया, जिससे बाघ का जोड़ा आकर्षक होकर इनकी राइफल की रेंज में आ जाए। वहीं सामने ही सूखा स्रोत की पतली धारा बह रही थी। बाघ के लिए वो जगह बिल्कुल सही थी, उपयुक्त जगह थी, जहाँ शिकार और पानी दोनों अवेलेबल थे। तब तक घने झुरमुटों में शाम का अंधेरा बैठने लगा था, मतलब गोधूली का समय हो गया था, जो उन दिनों किसी अनजाने भय की तरह, एक डर की तरह लोगों के दिल और दिमाग में छाया हुआ था। जैसे थोड़ा सा गोधूली का टाइम होता था, लोगों की धड़कनें बढ़ जाती थी। अंधेरा होते ही जंगल का रंग भी बदल गया था। चिड़ियाओं की चहचहाहट बंद हो गई थी। रातों के जीवों की आवाज़ें उभरने लगी थी। कहीं पास में झिंगरों का संगीत गूंजने लगा था और हवा में सड़े पत्तों की गंध फैलने लगी थी। ठाकुर साहब ने अपने घड़ी में समय देखा, रात के ठीक 8:30 बजे हुए थे। इन्होंने अपनी राइफल, जो इनकी राइफल थी, उसके कारतूस चेक किए, सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि .315 बोर की राइफल में 5 राउंड जो है वो लोड थे। ये चारों लोग मचान पर एकदम शांत बैठे थे। नीचे जो भैंस जो बंधी हुई थी वो बड़ी बेचैन थी और काफ़ी हिलडुल रही थी। उसकी घंटी की आवाज़ रात के सन्नाटे में दूर दूर तक जा रही थी। करीब 9 बजे के बाद
हवा का रुख अचानक बदल गया। ठंडी हवा अब घाटी की ओर से आने लगी थी, जो अभी ऐसे जा रही थी और वो इधर से आने लगी थी। और उसी के साथ एक ऐसी गंध आई जिसे सिर्फ एक अनुभवी शिकारी ही पहचान सकता था। वो बाघ की मौजूदगी की गंध होती है कि भैया बाघ, तुरंत जान जाते हैं। खुशहाल सिंह जी ने धीरे से ठाकुर साहब के कानों में फुसफुसा के बोला, साहब नीचे झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। ठाकुर साहब ने बिना आवाज़ किए ऐसे नीचे देखा और यूं करके राइफल तानी, नजरें झाड़ियों में टिकाई। एक पल, दो पल, फिर एक हल्की सी परछाई नजर आई। झाड़ियों के पीछे से कुछ सरकता हुआ बाहर की ओर निकला। जैसे ही वो परछाई चांद की रोशनी में आई तो एक भारी भरकम ताकतवर और पूरी शान से चलता हुआ बाघ वो प्रकट सामने आ गया। वो रुका और भैंस की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाया और हवा में ऐसे ऐसे सूंघने की कोशिश करने लगा। ठाकुर साहब जानते थे कि बस अब एक दो कदम और वो आगे बढ़ेगा, और जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो वो इनकी राइफल की रेंज में आ जाएगा। तो ये धैर्य के साथ इंतजार करने लगे। अब बाघ धीरे धीरे भैंसे की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम की आवाज मचान पर बैठे ये जो चार लोग थे ना, इनकी दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। फिर अचानक भैंस ने एक जोरदार हिंकार किया और उसी पर बाघ ने उस पर छलांग लगा दी। और जैसे ही उससे छलांग लगाई उधर ठाकुर साहब ने भी राइफल का ट्रिगर हिट कर दिया। एक धमाके की धाएं करती हुई आवाज हुई और गोली निकली और सीधे बाघ के दाएं कंधे में जाकर धंस गई और एक भयानक दहाड़ उस पूरे जंगल में गूंज गई। बाघ उछलकर जमीन पर गिरा और झाड़ियों में घुसकर छुप गया। नीचे सब कुछ शांत हो गया था। केवल कोसी नदी की आवाज और गीली मिट्टी की महक वही बाकी रह गई थी। ठाकुर साहब और उनके बाकी तीन सहायक मचान पे ही बैठे रहे, क्योंकि ठाकुर साहब जानते थे कि जंगल में जल्दीबाजी करना बहुत खतरनाक होता है। कभी भी जल्दीबाजी मत करो। कभी भी मौत शिकार बनकर लौट आती है, यानी कि आप खुद मौत के मुंह में जा सकते हैं। मतलब बाघ के शिकार में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। सीधे शब्दों में जरा सी चूक हो जाए तो शिकारी खुद शिकार बन जाता है। और वहां तो दो दो बाघ सक्रिय थे भाई। मान लो एक घायल भी हो गया था तो दूसरा भी तो वहीं था, और वो कहीं से भी हमला कर सकता था। और उधर घायल बाघ हो सकता था कि मरा ना हो और हल्का घायल हो। और जो घायल बाघ है तो फिर वो तो कितने गुस्से में भरा होगा, आप लोग कल्पना कर सकते हैं। वो भी मारो या मरो वाली पोजीशन में आ गया होगा। इसलिए ठाकुर साहब ने डिसाइड किया कि सुबह होने तक ये लोग चुपचाप मचान पर ही बैठे रहेंगे, शांति के साथ इंतजार करेंगे बाघ इनका या जो जोड़ेगा जो दूसरा बाघ है उसके आने का। पूरी रात बीत गई लेकिन जंगल में कहीं से भी कोई और हलचल नहीं हुई। सुबह की जब पहली किरण जमीन पर पड़ी तो इन्होंने देखा कि बाघ का निश्चल, ठंडा और खामोश जो बॉडी है वही झाड़ियों के पास पड़ी हुई थी। उसने झाड़ियों के अंदर घुसने की कोशिश करी थी लेकिन पूरा घुस नहीं पाया था, उससे पहले ही ठंडा हो गया था। जंगल अब काफ़ी हद तक शांत हो चुका था और सभी लोग जानते थे कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ जो बाघ मारा गया था वहीं कहीं पास में एक और परछाई भी छिपी हुई थी। उसकी साथी, जो मारा हुआ बाघ था उसकी साथी बाघिन। दोस्तों ठाकुर साहब ने पहले ही दिन आदमखोर बाघों में से एक नर बाघ को मार दिया था। अब इन्हें बाघिन को भी ठिकाने लगाना था, मगर वो कोई आसान काम तो नहीं था ना यार, क्योंकि जोड़ा टूट जाने के कारण आदमखोर और भी खतरनाक और आक्रामक बन जाते हैं। ये बात आप लोग जानते ही हैं। और आसानी से किसी के चंगुल में फिर वो फंसते नहीं हैं, उनको फिर बड़ा उनसे भी आगे की सोच रख के चलना पड़ता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जितनी आसानी से कदमखोर बाघ को पहली ही रात में ठाकुर साहब ने मार दिया था, तो क्या उतनी ही आसानी से उस बाघिन को भी ये ठिकाने लगा देंगे या मतलब उसको शूट कर देंगे? क्या लगता है आप लोगों को? मैं बताऊंगा हाँ, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको तो बने रहना होगा ना उत्तरांचल डायरीज के साथ,
क्योंकि इसके आगे का घटनाक्रम जो है वो एपिसोड 2 में ही सुना पाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो भूलिएगा मत। जल्दी ही आपको एपिसोड 2 सुनने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोग तब तक बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज परिवार के हिस्सा बनकर, ठीक है ना। वैसे आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा और आपको क्या लग रहा है ठाकुर साहब ने कैसे मारा होगा, कृपया अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट्स है ना, उनमें मेरी जान बसती है यार, इसलिए जम के कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी जान सलामत रहे। जादूगर की जान तोते में थी, मेरी जान आपके कमेंट्स में है। आज जो महिला और पुरुष मित्र चैनल में पहली बार जुड़े हैं, मैं दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे सुना है। बस विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हाँ, शेयर कर दीजिएगा यार प्लीज़। आप जितने लोगों ने इस कहानी को सुना है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ इसे शेयर जरूर कीजिए, जिससे ठाकुर दत्त जोशी जी का ये शिकार अभियान देश और दुनिया के लोग भी सुन सकें। साथ ही मेरा अपना स्वार्थ भी है, निजी स्वार्थ। भाई, चैनल का प्रचार और प्रसार हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से, और आप ही लोग हैं मेरा सहारा। तो कई बार बोल चुका हूँ, शायद कुछ लोगों को मैं पसंद आ जाऊँ, आपके मित्रों को, और वो भी मेरे साथ जुड़ जाएं, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो एक मेरा सर्किल और फैल जाए। दोस्तों, अंत में एक प्रार्थना जो हमेशा करता हूँ वो आज भी कर रहा हूँ। अगर हो सके तो थैंक्स ऑप्शन के माध्यम से चैनल को कुछ ना कुछ डोनेशन, मतलब कुछ आर्थिक सहयोग देने की कृपा जरूर कीजिएगा। उत्तरांचल डायरीज हमेशा आपका थैंकफुल रहेगा। आप लोग जानते ही हैं, चैनल मोनेटाइज तो हो गया है, लेकिन अभी अर्निंग शुरू नहीं हुई है। और मैं यार अपाहिज बेरोजगार आदमी क्या करूं, वीडियो बनाने के लिए बाहर जा नहीं सकता हूं, यहीं से सुनाना पड़ता है। उसके लिए फिर नई नई किताबें खरीदनी पड़ती है ना, और रोज़गार है नहीं इसलिए आप लोगों से डोनेशन की उम्मीद रखता हूँ। और आप लोग प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा मेरी इस बात को सुन के, दोस्ती बना के रखिएगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की। अब मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ यार, कि फिर क्या हुआ। तो ओके, बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।